हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट जीएस ऑल गवर्नमेंट एग्जाम पर। तो दोस्तों, जैसा कि हम लोग एशियन हिस्ट्री के प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को चैप्टर वाइज कवर कर रहे थे दोस्तों, जिसमें हम अभी तक एशियन हिस्ट्री के 10 चैप्टरों को कंप्लीट कर चुके दोस्तों। जिन लोगों ने भी मेरी प्रीवियस क्लासेस को नहीं देखा दोस्तों, एक बार उनको जाके देख ले, क्योंकि वो आपके आगामी एग्जाम को काफ़ी हेल्प करेंगी दोस्तों। क्योंकि हम इसमें सिर्फ इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को कवर कर रहे हैं दोस्तों। तो आज का जो हमारा अगला अध्याय है दोस्तों 11वां, उसमें हम गुप्तकाल देखेंगे। तो गुप्तकाल से जितने भी प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, सिर्फ हम उनको कवर करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, वातापी किसकी राजधानी थी दोस्तों। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, वातापी किसकी राजधानी थी, तो चालुक्य। डी इसका राइट ऑप्शन है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पल्लव के बारे में एक गलत कथन बताइए दोस्तों। पल्लव के बारे में इनमें से एक गलत कथन दिया गया है, उसको देख लेते हैं क्या है। उन्होंने के चालुक्य से युद्ध किया, ये बिल्कुल सही है दोस्तों। अलावारों का संरक्षण किया, ये भी बिल्कुल सही है दोस्तों। तो जो ऑप्शन सी है ये गलत है दोस्तों। तंजावुर को अपनी राजधानी बनाया था, ये गलत है। उन उनका अगर श्रीलंका के साथ संपर्क था, ये भी बिल्कुल सही है दोस्तों। तो जो इस ऑप्शन का सी है दोस्तों, ये बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किस शासक ने गुप्तों को मुद्रा का व्यवस्था की शुरुआत की थी, मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों। किस के शासकों ने गुप्त मुद्रा व्यवस्था की शुरुआत की थी, तो ऑप्शन बी चंद्रगुप्त प्रथम ने शुरू की थी दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किस गुप्त शासक ने सर्वप्रथम सिक्के जारी किए थे, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। किस गुप्त शासक ने सर्वप्रथम सिक्के जारी किए थे, तो ऑप्शन ए चंद्रगुप्त प्रथम ने दोस्तों। चंद्रगुप्त प्रथम ने सर्वप्रथम सिक्के जारी किए थे दोस्तों। ये गुप्त वंश का पहला शासक है सिक्के जारी करने वाला। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। गुप्त संवत की स्थापना किसने की थी दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। जो गुप्त संवत है दोस्तों, इसकी स्थापना किसने करी थी, तो ऑप्शन ए राइट होगा दोस्तों। चंद्रगुप्त प्रथम ने इस गुप्त संवत की स्थापना करी थी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों। पहला गुप्त शासक जिसने के सिक्के जारी किए थे, पहला गुप्त शासक कौन है दोस्तों जिसने सिक्के जारी किए थे, तो चंद्रगुप्त प्रथम था दोस्तों। 20 का राइट ऑप्शन होगा। रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय की दूसरी राजधानी क्या थी दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। जो गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय था दोस्तों, इसकी एक दूसरी राजधानी क्या थी, तो ऑप्शन ए उज्जैन दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। रजत सिक्के जारी करने वाला का प्रथम गुप्त शासक कौन था। जो रजत मुद्राएं थी दोस्तों, इनको जारी करने वाला का प्रथम गुप्त शासक कौन था, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। तो ऑप्शन ए चंद्रगुप्त प्रथम। रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों, मगर अलग एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चन। सेम क्वेश्चन है दोस्तों, रिपीटेड क्वेश्चन है, एकदम कॉपी पेस्ट क्वेश्चन है ये। यूडीए में पूछा गया दोस्तों, और यूपीपीसीएस में भी पूछा गया था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। शक को प्रथम बार हराने का दावा किसने किया है दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। जो शक थे दोस्तों, इनको प्रथम बार हराने का दावा किसने किया है, तो ऑप्शन सी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य दोस्तों। जो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य था दोस्तों, इसने शक को हराया था, इसलिए कि इसको सकापति की उपाधि भी धारण करी थी दोस्तों इसने। हाल ही में किसी का उत्तराखंड के एग्जाम में पूछा गया था दोस्तों, कौन से शासक को शाकाहारी कहा जाता है, शकों का उन्मूलन करने वाला। शक विजेता किसे कहा जाता है दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। शक विजेता किसे कहा जाता है, तो ऑप्शन सी चंद्रगुप्त द्वितीय को दोस्तों। जो चंद्रगुप्त द्वितीय है दोस्तों, इसको शक विजेता कहा जाता है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। परम भागवत को उपाधि धारण करने वाला प्रथम का गुप्त शासक कौन था, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। परम भागवत की उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था दोस्तों। तो ऑप्शन सी इसका राइट होगा दोस्तों, चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय दोस्तों परम भागवत की उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक था, मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किसी गुप्त राजा का एक अन्य नाम देवगुप्त भी है दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों।
किस गुप्त राजा को दोस्तों देवगुप्त के नाम से भी जाना जाता है? तो ऑप्शन बी इसका राइट होगा दोस्तों। चंद्रगुप्त जो द्वितीय है दोस्तों, इसको देवगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है दोस्तों, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय के पाशुपतों का एक प्रबल केंद्र था दोस्तों। तो ऑप्शन ए इसका राइट होगा दोस्तों, मथुरा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, किसने एक विक्रमादित्य की उपाधि धारण करी थी? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। इनमें से कौन सा शासक था दोस्तों जिसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण करी थी? तो ऑप्शन बी चंद्रगुप्त द्वितीय दोस्तों। चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य भी कहा जाता है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पृथ्वीव्या दोस्तों, पृथ्वीवीर उपाधि किसने धारण कर थी? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये भी। मेरे हिसाब से दोस्तों समुद्रगुप्त होना चाहिए इसका राइट ऑप्शन। फिर भी एक बार आप लोग देख लीजिएगा दोस्तों, इसका आंसर दिया नहीं गया है, समुद्रगुप्त ही होना चाहिए मेरे हिसाब से दोस्तों। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कौन सा गुप्त राजा का संवत किए गए वर्ष 56 में गए सिंहासनारूढ़ हुआ था दोस्तों? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, कौन सा गुप्त राजा संवत के 56वें के वर्ष में दोस्तों सिंहासन पर बैठा था दोस्तों? तो ऑप्शन बी इसका राइट है दोस्तों, चंद्रगुप्त द्वितीय। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन किसने कहा है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन किसने कहा है दोस्तों? तो ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा दोस्तों, वी ए स्मिथ। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किसी के भारत को नेपोलियन कहा जाता है? रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों, समुद्रगुप्त को। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है दोस्तों, निम्न की उपाधियों में से दोस्तों कौन से एक समुद्रगुप्त से संबंधित नहीं है? इनमें से कौन सी एक उपाधि है दोस्तों जो समुद्रगुप्त से संबंधित नहीं है? तो ऑप्शन जो डी है दोस्तों, विक्रमादित्य, ये चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित है दोस्तों। जो विक्रमादित्य उपाधि है दोस्तों, ये समुद्रगुप्त से संबंधित नहीं है, बाकी सब उससे संबंधित हैं दोस्तों। लिच्छवी के दोहित्र भी उसको कहा जाता है दोस्तों, उसकी उपाधि है। सर्वराज्यो छेदा, ये भी उसकी उपाधि है दोस्तों। अश्वमेघ का पराक्रम, ये भी उसकी उपाधि है दोस्तों। तो विक्रमादित्य जो उपाधि है दोस्तों, ये चंद्रगुप्त द्वितीय की उपाधि थी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धि का वर्णन उसके किन अभिलेखों में उपलब्ध होता है दोस्तों? जो समुद्रगुप्त था दोस्तों, उसकी सैनिक उपलब्धि का वर्णन जो है वो कौन से अभिलेख में होता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो ऑप्शन डी इसका राइट होगा दोस्तों, प्रयाग अभिलेख से दोस्तों को समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धि का वर्णन मिलता है हमको। यूपी लोअर पीसीएस वगैरह में पूछा गया क्वेश्चन है ये। किस गुप्त शासक को दोस्तों को लिच्छवी के दोहित्री भी कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को। डी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अभी ऊपर देखा था दोस्तों हमने। क्वेश्चन नंबर 22 देख लेते दोस्तों। प्रयाग प्रशस्ति अगर किसके के सैन्य अभियानों के बारे में जानकारी देती है? तो समुद्रगुप्त। बी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किस गुप्त शासक ने होड़ों पर विजय प्राप्त की थी? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। किस गुप्त शासक ने दोस्तों होड़ों पर विजय प्राप्त की थी? तो ऑप्शन सी इसका राइट होगा दोस्तों। होड़ों को हराने वाला जो गुप्त शासक था दोस्तों, स्कंदगुप्त था। बहुत बार पूछा जाता है दोस्तों ये क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्राचीन भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? प्राचीन भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है दोस्तों? तो ऑप्शन डी, समुद्रगुप्त को। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। गुप्त सम्राट जिसने के होड़ों को पराजित किया था, इनमें से कौन सा गुप्त सम्राट है दोस्तों जिसने होड़ों को पराजित किया था? तो स्कंदगुप्त, सी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है दोस्तों जो रिपीटेड क्वेश्चन है, मगर इसका मतलब आप ये मत समझिएगा कि दोस्तों ये रिपीटेड हो रहे हैं, क्योंकि अलग अलग जगह में पूछे गए हैं दोस्तों। यहीं पर देख लीजिएगा आप, जो होड़ों को हराने वाला गुप्त शासक था दोस्तों, स्कंदगुप्त, यूपी पीसीएस में पूछा गया। यहीं पर जो एक क्वेश्चन है दोस्तों, गुप्त सम्राट जिसने होड़ों को पराजित किया था, तो वो बीपीएससी में पूछा गया है दोस्तों। एक यूपी पीसीएस में पूछा गया, दूसरा बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन में पूछा हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। तो स्कंदगुप्त था दोस्तों ये। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 26। किस अभिलेख में होड़ों के उन्मूलन का उल्लेख हुआ है? मोस्ट इंपोर्टेंट दोस्तों।
किस अभिलेख में होड़ों के उन्मूलन का उल्लेख हुआ है? तो ऑप्शन बी, जो भीतरी अभिलेख है दोस्तों, इससे होड़ों के उन्मूलन का उल्लेख हुआ है। मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। होड़ों ने भारत पर आक्रमण किया था। होड़ों ने भारत पर आक्रमण कब किया था दोस्तों? तो ऑप्शन सी, स्कंदगुप्त के शासनकाल में दोस्तों। होड़ों ने जो भारत पर आक्रमण किया था स्कंदगुप्त के शासनकाल में किया था दोस्तों। क्वेश्चन एक ही है दोस्तों, उसको कई तरीके से घुमा दिया गया है दोस्तों। बस आप इतना याद रखिए दोस्तों, होड़ों से जो युद्ध किया था दोस्तों स्कंदगुप्त ने किया था। अगले क्वेश्चन की तरफ या बढ़ते हैं दोस्तों। किसके शासनकाल में होड़ों ने भारत पर आक्रमण किया था? भाई कितनी बार आएगा। किसके के शासनकाल में होड़ों ने भारत पर आक्रमण किया था? तो देख लेते दोस्तों, ऑप्शन डी, स्कंदगुप्त के शासनकाल में दोस्तों। स्कंदगुप्त के शासनकाल में दोस्तों होड़ों ने भारत पर आक्रमण किया था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किस गुप्त शासक ने होड़ों को पराजित किया था? स्कंदगुप्त। किसके अभिलेख से ज्ञात होता है कि स्कंदगुप्त ने होड़ों को पराजित किया था? किसके अभिलेख से ज्ञात होता है दोस्तों कि स्कंदगुप्त ने होड़ों को पराजित किया था? तो ऑप्शन ए, भीतरी स्तंभ लेख से दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31। किसके सोने के सिक्कों में गए हीन धातु के मिश्रण का प्रतिशत का सर्वाधिक है दोस्तों? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। कौन सा गुप्त शासक था दोस्तों जिसके सिक्कों पर दोस्तों हीन धातु के मिश्रण का प्रतिशत सर्वाधिक है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। तो स्कंदगुप्त है दोस्तों। होड़ों को हराने वाला भी स्कंदगुप्त ही था दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उत्तर गुप्त वंश के राजाओं में से कौन हर्ष का समकालीन था दोस्तों? जो उत्तर गुप्त राजा थे दोस्तों, उनमें कौन सा राजा है दोस्तों जो हर्षवर्धन के समकालीन था? तो ऑप्शन सी, जो माधव गुप्त था दोस्तों, ये हर्षवर्धन के समकालीन था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पर्णदत्त को किसने का सौराष्ट्र का प्रांतपति बनाया था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। जो पर्णदत्त था दोस्तों, उसको सौराष्ट्र का प्रांतपति किसने बनाया था? तो ऑप्शन डी, स्कंदगुप्त दोस्तों। स्कंदगुप्त ने दोस्तों पर्णदत्त को सौराष्ट्र का प्रांतिपति बनाया था दोस्तों। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। समुद्रगुप्त के समय का कांची का राजा कौन था? समुद्रगुप्त के समय कांची का राजा कौन था दोस्तों? मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों। समुद्रगुप्त के समय कांची का राजा कौन था? तो ऑप्शन डी, विष्णुगुप्त था दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किस अभिलेख से प्रकट होता है कि प्राचीन अगर श्रेणियाँ बैंकों का भी काम करती थी? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। किस अभिलेख से प्रकट होता है दोस्तों? किसके अभिलेख से प्रकट होता है कि दोस्तों जो प्राचीन श्रेणियाँ बैंकों का भी काम करती थी? तो ऑप्शन बी इसका राइट होगा दोस्तों। कुमार गुप्त का जो मंदसौर अभिलेख है दोस्तों, कुमार गुप्त के जो मंदसौर अभिलेख है उससे हमें पता चलता है कि दोस्तों जो प्राचीन काल में सीढ़ियाँ होती थी दोस्तों, बैंकों का भी कार्य किया करती थी दोस्तों। बैंकों का भी कार्य करती थी दोस्तों। अगली क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36। कुमार गुप्त के मंदसौर अभिलेख में वर्णित एक सीढ़ियाँ संगठन का क्या नाम था दोस्तों? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। तंतुवाय था दोस्तों। जो कुमार गुप्त के मंदसौर अभिलेख में दोस्तों बड़ी सीढ़ी संगठन का नाम है, उसको तंतुवाय कहा जाता था दोस्तों। तंतुवाय कहा जाता है दोस्तों, माफी चाहूँगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस गुप्त शासक द्वारा की गई थी? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस गुप्त शासक द्वारा की गई थी? तो कुमार गुप्त दोस्तों। कुमार गुप्त प्रथम, ये भी याद रखिएगा दोस्तों। कुमार गुप्त जो प्रथम था दोस्तों, उसने एक नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो कुमार गुप्त प्रथम थे दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फायान ने किसके के व्यक्तित्व का विस्तृत विवरण दिया है दोस्तों? जो फायान था दोस्तों, चीनी यात्री था ये। इसने किसके व्यक्तित्व का दोस्तों विस्तृत विवरण दिया है? तो ऑप्शन बी, माफी चाहूँगा, ऑप्शन डी दोस्तों, इनमें से कोई नहीं होगा। फायान जो था दोस्तों, ये चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम में आया था दोस्तों। जो फायान का दोस्तों इधर आने का काल है दोस्तों 299 है दोस्तों। 299 ईस्वी में भारत आया था दोस्तों। तो इसका ऑप्शन
तो इसका ऑप्शन बी राइट होगा दोस्तों। नहीं, माफ़ी चाहूँगा, इसका डी इसका राइट ऑप्शन है दोस्तों। उपयुक्त में से कोई नहीं, मेरे माइंड से भी स्किप कर जा रही हैं चीज़ें, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा दोस्तों आप लोग से। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फायान की एक यात्रा विवरण का क्या नाम है दोस्तों? जो फायान का यात्रा विवरण है दोस्तों, उसका क्या नाम है? मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों। तो ऑप्शन सी दोस्तों, फो क्यू को जो फो क्यों की थी दोस्तों, ये एक फायान का यात्रा विवरण है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चीनी यात्री जिसने एक गुप्त काल में भारत की दशा का वर्णन किया है, मोस्ट इंपोर्टेंट दोस्तों। चीनी यात्री जिसने एक गुप्त काल में भारत की दशा का वर्णन किया है, तो ऑप्शन बी फायान। बता चुका दोस्तों, फायान 299 में आया था। फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, याद रख लीजिएगा दोस्तों इस डेट को, क्योंकि जहाँ तक मुझे याद आ रहा है दोस्तों, ये किसी के यूजीसी के नेट में पूछा गया था कि फायान कब आया था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 42 है दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन। चीनी यात्री फायान की भारत यात्रा के समय एक गुप्त वंश के शासक कौन थे दोस्तों? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। चीनी यात्री फायान की भारत यात्रा के समय गुप्त वंश का शासक कौन था दोस्तों? तो ऑप्शन बी इसका राइट होगा। मैं आपको ऊपर भी बता चुका दोस्तों, चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम में आया था दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 43। मथुरा स्तंभ अभिलेख के अनुसार दोस्तों, उदिताचार्य ने एक दो शिवलिंगों को किन नामों से प्रतिष्ठित किया है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, एक बार और रिपीट कर देता हूँ। मथुरा स्तंभ शिलालेख के अनुसार अगर उदिताचार्य ने एक दो शिवलिंगों की अगर नामों से अगर प्रतिष्ठित किया, कौन से दो दोस्तों? तो ऑप्शन सी कपिलेश्वर दोस्तों। कपिलेश्वर और उपमितेश्वर दोस्तों, कपिलेश्वर और उपमितेश्वर थे दोस्तों। मथुरा स्तंभ शिलालेख के अनुसार जो उदिताचार्य ने एक दो शिवलिंगों का नामों का अगर प्रतिष्ठित किया है दोस्तों, वह है कपिलेश्वर एवं उमतेश्वर दोस्तों। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चीनी यात्री फायान की यात्रा विवरण के संबंध में एक उल्लेखनीय है दोस्तों, तो ऑप्शन ए इसका राइट होगा दोस्तों। गुप्त वंश के शासकों का अगर कोई उल्लेख नहीं करता है, बाकी तीनों सही है दोस्तों। गुप्त वंश का सविस्तार विवरण देता है। माफी चाहूँगा दोस्तों, एक बार और देख लेते हैं। चीनी यात्री फायान के यात्रा विवरण के संबंध में एक उल्लेखनीय है कि वह होगा गुप्त वंश के शासकों का कोई उल्लेख नहीं करता, तो ये इसका राइट ऑप्शन होगा दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दामोदरपुर ताम्रपत्र लेख जो स्थानीय के प्रशासन का विवरण देता है, किसके शासनकाल से संबंधित है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। जो दामोदरपुर का ताम्रपत्र लेख मिला है दोस्तों, जो स्थानीय के प्रशासन का विवरण देता है, किसके का शासनकाल से संबंधित है दोस्तों? मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों। तो ऑप्शन सी कुमारगुप्त प्रथम। इससे एक क्वेश्चन और बनता है दोस्तों, स्थानीय प्रशासन का जो विवरण देता है, कौन सा ताम्रपत्र देता है दोस्तों? ऐसा भी पूछ लिया जा सकता है, तो याद रखिएगा दोस्तों, दामोदरपुर का जो ताम्रपत्र लेख था दोस्तों, इससे स्थानीय प्रशासन का विवरण भी मिलता है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कौन सा गुप्तकालीन अभिलेख आर्य उदिताचार्य का भागवत हो गया कुशिक के वंशज के रूप में उल्लेख करता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। तो ऑप्शन बी स्कंदगुप्त द्वितीय का मथुरा स्तंभ लेख दोस्तों, ये उदिताचार्य को दोस्तों भागवत कुशिक वंश का के रूप में उल्लेखित करता है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सती प्रथा का अभिलेख का साक्ष्य कहाँ से मिलता है दोस्तों? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। जो सती प्रथा का अभिलेखी साक्ष्य है, कहाँ से मिलता है? तो ऑप्शन बी एरण अभिलेख से। सती प्रथा का जो प्रथम साक्ष्य मिलता है, एरण अभिलेख से मिलता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नगर प्रशासन के प्रसंग में नगर श्रेष्ठी एवं सार्थवाहक का उल्लेख निम्न में से किस स्थान से प्राप्त होता है दोस्तों? ये भी अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, तो ऑप्शन बी इसका राइट होगा दोस्तों, पुंड्रुवर्धन से। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सती प्रथा का प्रथम अभिलेख साक्ष्य प्राप्त होता है एरण अभिलेख से, ये इसका राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सती प्रथा का सर्वप्रथम कलांकित स्मारक किस स्थान पर मिला है दोस्तों? मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, तो ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा दोस्तों, एरण। 437 से 438 ईस्वी के एक मंदसौर अभिलेख में निम्नलिखित में से किस सीढ़ी द्वारा एक भव्य सूर्य मंदिर के निर्माण का उल्लेख हुआ है दोस्तों? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। जो 437 से 38 ईस्वी मंदसौर अभिलेख है दोस्तों, इससे
किस सीढ़ी द्वारा दोस्तों एक भव्य सूर्य मंदिर के निर्माण का उल्लेख हुआ है? तो ऑप्शन सी इसका राइट होगा दोस्तों, रेशम बुनकरों की दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में स्थित किस स्थान से प्राप्त अभिलेख से सती होने की घटना का उल्लेख मिला है? तो ऐरन अभिलेख दोस्तों, रिपीटेड क्वेश्चन है। निम्न में से कौन एक अभिलेख लौह स्तंभ पर पाया गया है दोस्तों? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये भी। तो मेहरौली होगा दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, मेहरौली इसका राइट है। मेहरौली प्रशस्ति है दोस्तों जो ये लौह स्तंभ पर पाया गया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किस अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त द्वारा का प्रारंभ पश्चिमी भारत पर फैला हुआ था दोस्तों? किस अभिलेख से यह साबित होता है कि दोस्तों चंद्रगुप्त का जो प्रभाव है दोस्तों पश्चिम भारत पर भी फैला हुआ था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो ऑप्शन सी, जो रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख दोस्तों, इससे यह स्पष्ट होता है कि दोस्तों जो चंद्रगुप्त था उसका जो प्रभाव था वो पश्चिमी भारत पर भी फैला हुआ था दोस्तों। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत में दार्शनिक विचारों के इतिहास के संबंध में सांख्य संप्रदाय हो गया से संबंधित निम्नलिखित में से कौन थे कथन सही है दोस्तों? इन पर विचार करना है, देख लेते हैं। भारत में जो दार्शनिक विचारों के इतिहास के संबंध में सांख्य संप्रदाय है, इसके बारे में कौन से कथन है दोस्तों? उन पर विचार कर लेते हैं, क्या है देख लेते हैं। ऑप्शन 20 का राइट है। पहले तो सांख्य अगर पुनर्जन्म या अगर आत्मा के आगमन किए गए सिद्धांत को स्वीकार नहीं करता है, ये बिल्कुल गलत है दोस्तों, क्योंकि स्वीकार करता है उस चीज़ को। दूसरा देख लेते हैं, दूसरी स्टेटमेंट क्या है। सांख्य की मान्यता है कि आत्मा ज्ञान ही एक मोक्ष की ओर ले जाता है, न कि कोई बाह्य प्रभाव अथवा का कारण। दो सही है दोस्तों। तो दो सही है दोस्तों, दूसरा सही है, पहला गलत है। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा बी हो जाएगा दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 है। किसने अपने एक बारह बरा की गुफाएं अभिलेख हैं दोस्तों अपने पिता को समानांतर चूड़ामणि के नाम से उद्धृत किया है दोस्तों? अपने पिता को दोस्तों बराक गुफा अभिलेख में चूड़ामणि के नाम से किसने उद्धृत किया है दोस्तों? तो ऑप्शन डी राइट होगा दोस्तों, अनंत वर्मन ने। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वैसे तो ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ही है दोस्तों, क्योंकि किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से सामंती व्यवस्था के अनिवार्यता का तत्व है दोस्तों? तो ऑप्शन बी इसका राइट है दोस्तों। 2 और 3 देख लेते हैं। 2 और 3 क्या है। भूमि के नियंत्रण तथा स्वामित्व पर आधिकारिक प्रशासनिक संरचना का उदय हुआ, बिल्कुल सही है दोस्तों। तीसरा देख लेते हैं। सामंत तथा उसके अधिपति के बीच स्वामी दास संबंध का बनना, ये भी बिल्कुल सही है दोस्तों। सामंत तथा जो उसका अधिपति होता है दोस्तों, स्वामी और दास का संबंध बनता था उन दोनों के बीच में। तो इसका बी राइट हो जाएगा दोस्तों। 2 और 3 बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। गुप्त वंश के निम्नलिखित शासकों को क्रम से लगाइए। तो गुप्त वंश के कुछ शासक दिए गए हैं दोस्तों, इनको क्रम से लगाना है। तो इसका ऑप्शन जो है ई बिल्कुल राइट है, देख लेते हैं। पहला चंद्रगुप्त है दोस्तों। ये बिल्कुल सही दिया गया दोस्तों, पहला चंद्रगुप्त ही है। दूसरा समुद्रगुप्त, तीसरा चंद्रगुप्त द्वितीय, फिर कुमारगुप्त, फिर स्कंदगुप्त। ये जो क्रम दिया है दोस्तों ये बिल्कुल सही दिया है। 1 2 3 4 5 बिल्कुल सही होगा हमारा। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। गुप्त काल के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही नहीं है दोस्तों? इनमें से देखना है दोस्तों कौन से कथन सही नहीं है, देख लेते हैं। इस काल में बलात् श्रम का विशिष्ट के पहले की तुलना में अधिक प्रचलित थी, ये बिल्कुल सही है दोस्तों। बी देख लेते हैं। विश्व पुराण के एक उद्धरण में निर्दिष्टित है कि प्रयाग तक गंगा से लगे के सभी भूभागों पर गुप्त वंश का आधिपत्य था, ये भी सही है दोस्तों। अगला देख लेते हैं, सी क्या है। मेहरौली शिलालेख यह इंगित करता है कि चंद्रगुप्त को बंगाल में शत्रुओं के राज्य संघ के विरुद्ध लड़ा था और उसने पंजाब में भी एक आधिपत्य का नेतृत्व किया था। अभियान का माफी चाहूँगा दोस्तों, अभियान का नेतृत्व किया था, ये भी बिल्कुल सही है दोस्तों। तो इसका जो डी ऑप्शन है दोस्तों ये बिल्कुल गलत है। सौराष्ट्र गुप्त साम्राज्य का हिस्सा नहीं था, क्योंकि सौराष्ट्र गुप्त वंश का हिस्सा था दोस्तों, इसमें नहीं था, दिया गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 है। गुप्त राजवंश के शासनकाल के दौरान अगर समाज के अगर संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही दोस्तों, विचार करना है। तो ऑप्शन देख लेते हैं, क्या है इसके ऑप्शन।
तो इसका ऑप्शन जो है बी बिल्कुल राइट है दोस्तों। देख लेते हैं क्या है ये दोनों, एक और दो क्या दिया गया इनमें। उस का समय सती प्रथा किसी के स्त्री का उसके के पति की चिंता के साथ दाह अविदित था, ये बिल्कुल गलत है दोस्तों। दूसरा क्या है भी देख लेते हैं। उस समय का पान अगर चबाना अगर लोकप्रिय था पान चबाते थे क्या ये लोग? तो ये बिल्कुल सही है दोस्तों। तो इसका जो बी ऑप्शन है दोस्तों ये बिल्कुल सही है। तो दोस्तों वीडियो तो काफ़ी थोड़ा लेंदी हो गया दोस्तों, इसलिए यहीं पर आज के सेशन को इन करते हैं। जल्दी आपको दोस्तों इसके दूसरे पार्ट के साथ में मिलेंगे, जिस पर जितने भी हमारे क्वेश्चन शेष रह गए दोस्तों उनको को कवर करेंगे अगली क्लास में हम। तो थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। अगर आप लोगों को क्वेश्चन अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा दोस्तों।